नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कोर्स में मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जो बेसिकली आपको बताता है कि इस सब्जेक्ट के लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। प्लस मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड किए जिसमें आपको बताता है पहले प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसे था, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर कॉम्पोजिशन क्या है, इंसुलेशन क्या है, फिर हमने हीट बजट को बहुत अच्छे से देखा। तो ये जो टॉपिक्स थे ये ज्योग्राफी के सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हमने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच देखा, 2 सब्जेक्ट्स को साथ में पढ़ लिया। आज का वीडियो, आज मैं एक नया पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। आज उसका पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे टर्म्स आप पहले ही स्लाइड पे देख रहे हो। आज के वीडियो में हम 12 टर्मिनोलॉजीज कवर अप करने वाले। इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। एनवायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे जो भी टर्म्स होती है वो आप डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हो, या फिर अगर आपने सुनी भी होगी तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा इन टर्म्स के, पर अगर सपोज कोई एनवायरमेंट के ऊपर कोई समिट हुआ, कोई मीटिंग हुआ, कोई ऑर्गेनाइजेशन है और ऑप्शंस में अगर वर्ड दिया होगा निश, या फिर वर्ड दिया होगा इकोटोन, बायोम, बायोस्फीयर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या था अगर आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं होगा तो। ठीक है, तो किसी भी एनवायरमेंट के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए बेसिक्स जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज मैंने ये फर्स्ट स्लाइड पे 12 टर्म्स इसके लिए दिए कि जैसे वीडियो खत्म हो जाएगा, आपको जब लगता है कि आपकी इस वीडियो के रिलेटेड सारी पढ़ाई हो जाती है, अगेन कम बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, पॉज द वीडियो और हर एक टर्म को देख के अपने अंदर आप उसको देख के क्या समझते हो, रिकॉल द मीनिंग ऑफ इट, उससे आपको रिविजन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ हम कैसे मूव ऑन करने वाले। पहले हम देखेंगे इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के कुछ फैक्टर्स और लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये। जैसे देखो, आप स्कूल में जब आपने आपकी पढ़ाई स्टार्ट की होगी, आपने पहले अल्फाबेट्स पढ़े होंगे, फिर आपने वर्ड्स बनाना पड़ा होगा, फिर वर्ड्स के अपने सेंटेंसेस बनाना पड़ा, और सेंटेंसेस से फिर आप पैराग्राफ्स में आंसर लिखने लगे, तो धीरे धीरे आप इवॉल्व हो गए। तो इकोलॉजी की भी पढ़ाई इंडिविजुअल से लेके बायोस्फीयर तक 6 लेवल्स में की जाती है। उन 6 लेवल्स को हम पढ़ेंगे और कुछ एक टर्म्स मैंने दी है ताकि आपको आगे के वीडियो समझने में आसानी पड़े। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो हर टर्म को आपको बेसिकली क्या करना है, हर टर्म का मीनिंग समझना है। चीजें याद नहीं करनी है आपको बस उनके मीनिंग समझ के लिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको कोई पूछेगा कि इवोल्यूशन क्या होता है, किसने ढूंढा, तो पहले आप बता सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इकोलॉजी क्या होता है। तो कहीं पे भी आपको लॉजी वर्ड अगर मिल जाता है, लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई। इकोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या फिर अपने एनवायरनमेंट के साथ होने वाले रिलेशनशिप की पढ़ाई को इकोलॉजी बोलते हैं। सो इकोलॉजी में बेसिकली हम देखेंगे, सपोज देयर इज एन ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, या ये ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा, उस पढ़ाई को हम इकोलॉजी बोलेंगे। इस इकोलॉजी को फर्स्ट कॉइन, इस टर्म को कॉइन किया था 1869 में अर्नस्ट हैकेल ने। ठीक है, इतना ही आपको फर्स्ट स्लाइड में याद रखना है। इकोलॉजी मतलब पढ़ाई है ऑर्गेनिज्म की उसके एनवायरनमेंट के साथ या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, अभी आप सोचोगे मैम एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट मतलब उस ऑर्गेनिज्म के अराउंड में जो भी सराउंडिंग्स होगी, जो भी कंडीशन जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे अराउंड अगर ये दीवार है, ये लैपटॉप है, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई एनवायरनमेंट। सपोज यहाँ पे अगर मेरा कोई पेट एनिमल है, सो दैट पेट एनिमल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई एनवायरनमेंट। मेरी सराउंडिंग जो भी है, जहां पे एन ऑर्गेनिज्म रह रहा है या ऑपरेट कर रहा है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट ब्रॉडली 2 फैक्टर्स में पढ़ा जाता है, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। तो अभी हम देखेंगे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें होती है जो नॉन लिविंग होती है, कौन कौन सी चीजें होंगी जो लिविंग होंगी। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपको 5 चीजें याद रखनी है। पहला है लाइट। अगर सनलाइट ही नहीं रहेगा तो प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे, प्लांट्स खाना नहीं बना पाएंगे तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो प्लांट्स के ऊपर फीड होने वाले एनिमल्स नहीं रहेंगे, इनडायरेक्टली फूड चेन पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। So for any environment, the first thing that should be there in the abiotic component is light. Obviously लाइट के बाद दूसरी चीज आती है पानी। पानी हर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत एसेंशियल है लाइफ के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर और
अगर पानी नहीं होगा तो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स कैसे रहेंगे? ठीक है, तो लाइट, पानी। तीसरी चीज है तापमान। हर ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन रेंज ऑफ तापमान ही एडजस्ट कर सकता है। अगर आप चाहोगे कि कल से आपको लगेगा कि पेंगुइन्स आपके घर के बाहर खेलने चाहिए, तो दे कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, पेंगुइन्स कैन नॉट सर्वाइव द हीट ऑफ मुंबई। उनके लिए आपको एक स्पेशल टेम्परेचर रेंज अलॉट करना पड़ेगा। लाइट देखा, पानी देखा, तापमान देखा, फोर्थ वन इज एटमोस्फियर। मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वाले इसमें बताया था कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, जो पहले अर्थ बना, जहां से गैसेस एक्चुअली वॉल्केनो से आनी स्टार्ट हो गई थी, तो तब वहां पे लाइफ अर्थ पे प्रिवेल नहीं करता था। धीरे धीरे जब एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, उसकी कॉम्पोजिशन बदल गए, तब जाके अर्थ पे लाइफ सुटेबल हो गई। सो एटमॉस्फेयर इज अ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरमेंट। फिफ्थ पॉइंट है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब आप किस चीज पे सिचुएटेड हो। हम कहाँ पे रहते हैं? जमीन पे। जमीन में क्या होता है? सॉइल होती है, सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट्स भी हवा में नहीं रह सकते, देयर रूट्स नीड सॉइल टू ग्रो। ठीक है, रीड्स नीड सॉइल टू ग्रो, एब्सोल्युटली राइट। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, सबको उनके नीचे एक बेस लगता ही है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो हॉट वाटर वेंट्स जो होते हैं समुद्र के अंदर, जहां से गर्म पानी के कुंड उसको बोलते हैं। ठीक है, गीजर्स जो होते हैं, वहां पे भी कुछ माइक्रोब्स रहते हैं। सो बेसिकली एनवायरमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में, जिसको हम वर्ड यूज करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स में, 5 चीजें बहुत जरूरी है। लाइट, पानी, टेम्परेचर, एटमोस्फियर, सबस्ट्रेटम। अगर इसमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी, योर लिविंग विल नॉट बी कंफर्टेबल, आप रह ही नहीं पाओगे। ये हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में बिना स्लाइड चेंज किए आप मुझे बताओ, आपके अराउंड क्या चीजें लिविंग होती है? आइदर दे आर प्लांट्स या फिर दे आर एनिमल्स, एब्सोल्युटली राइट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे अराउंड ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो खाना बनाते हैं, दूसरे होते हैं एनिमल्स। एनिमल्स भी अभी देखो, ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल्स। ठीक है, वी आर आल्सो बिलोंगिंग टू अ स्पीशीज कॉल्ड होमो सैपियंस। ओके, अभी आपने ये भी देखा होगा कि जहां पे हम रहते, नॉट नेसेसरी आपके, अब जहां पे भी रह रहे हो सिर्फ इंसान रह रहे, आपके अराउंड बर्ड्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, काउज होंगी, डॉग्स होंगी, जो भी सारी चीजें होंगी, तो वो अलग अलग स्पीशीज है। तो किसी भी हैबिटेट में, किसी भी एरिया में, कहाँ पे भी जहाँ पे स्पीशीज लोग रह रहे, ऑब्वियसली 2-3 स्पीशीज साथ में मिलके रहते, वन स्पीशीज इज फूड फॉर अनदर। ठीक है, और एक चीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें फंजाई, फॉर एग्जाम्पल मशरूम, जो आपको कॉमनली पता होता है, दे आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रो मतलब मरे हुए, ट्रॉफ्स मतलब फीड। दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल, और उस न्यूट्रिएंट्स को यूज करके प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर पानी है, हवा है, टेम्परेचर है, सब कुछ है, पर आपके अराउंड कुछ प्लांट्स या एनिमल्स है ही नहीं, तो क्या आपको खाना मिलेगा? लाइट है, बट उस लाइट का फूड कन्वर्ट चेंज करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ग्रीन प्लांट्स ही नहीं, तो विल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बी एबल टू सर्वाइव? नहीं। तो इकोलॉजी की पढ़ाई से हमें ये पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एनवायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? इकोलॉजी क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, और एनवायरमेंट के फैक्टर्स आपने देखे, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, और एक चीज मैं चाहती हूं कि आप यहीं पे समझ लो, एक वर्ड होता है हैबिटेट। ठीक है, सब लोगों को लगता है एनवायरमेंट मतलब हैबिटेट। नो, देयर इज अ डिफरेंस। एनवायरमेंट मतलब आपके अराउंड की जो सराउंडिंग होती है। हैबिटेट इज अ टाइप ऑफ एनवायरमेंट वेयर द ऑर्गेनिज्म नॉर्मली लीव्स और अकर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ पेंगुइन, और इफ यू वांट, हाँ, पोलार बेयर को लेती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बना दी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की, और आई गॉट अ पोलार बेयर हियर। सो जब मैं पोलार बेयर को यहाँ पे लेके आ रही हूँ, हिज एनवायरमेंट विल बी वॉट एवर इज सराउंडिंग हिम। बट पोलार बेयर का हैबिटेट क्या है? पोलार रीजन, जहां पे वो नॉर्मली रहता है या अकर करता है। So habitat is a type of environment where the organism normally lives or occurs. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के आपको एनवायरमेंट के टाइप पे हैबिटेट आपको बता दिया, ताकि आगे चल के जब हम हैबिटेट डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
फिर भी कहीं पे आपको कहीं भी लगता है कि कोई टर्म आपको समझ में नहीं आई, कुछ भी डाउट है, आप इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो एंड राइट इट देयर। ठीक है, चलो बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, मैं आपको बोल रही थी लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 6 लेवल्स होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था अल्फाबेट्स टू पैराग्राफ्स, जैसे आपने जर्नी की थी उसी तरह इकोलॉजी की पढ़ाई भी 6 लेवल्स में की जाती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, आई विल चेंज द स्लाइड, डोंट वरी, बट मैं चाहती हूँ कि आप पहले याद कर लो, फिर जब हम स्लाइड्स देखेंगे आपको देखने में थोड़ी आसानी पड़ेगी। तो लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले होता है इंडिविजुअल, एक अकेला ऑर्गेनिज्म। उस अकेले ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, या ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन। ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन को हम बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, तो एक कम्युनिटी में अलग अलग टाइप के पॉपुलेशन रह सकते हैं। ठीक है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जहाँ पे हम रह रहे, जहाँ पे इंसान भी है, एनिमल्स भी है, प्लांट्स है, वी आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप की स्पीशीज रह रही है। सो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। बहुत सारे कम्युनिटीज एक इकोसिस्टम में रहते हैं। सो कम्युनिटी के ऊपर का वर्ड हो गया इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ बायोम, और बायोम के ऊपर का पार्ट आता है बायोस्फीयर। अभी याद नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट आपको एक थोड़ी जान पहचान करानी थी सीक्वेंस से, जैसे धीरे धीरे आगे जाएंगे याद करते जाना। सो द फर्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल। ये बेसिक होता है। एक ऑर्गेनिज्म की जब मैं बात करूंगी, वो अपने ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। हमेशा याद रखना, किसी भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब वो बच्चा जो भी बॉर्न हो रहा है वो फ्यूचर में वो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है मैच्योर होने पे। किसी भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए दैट ऑर्गेनिज्म हैज टू इंटरब्रीड इन द सेम स्पीशीज, मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ ही इंटरब्रीड करना चाहिए फॉर अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग टू बी बॉर्न। अगर आप एक स्पीशीज को दूसरे किसी स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड करोगे तो वॉट एवर ऑफस्प्रिंग विल बी बॉर्न, इट विल नॉट बी फर्टाइल। ठीक है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, पर आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने एनवायरमेंट में ग्रो करता है वो बहुत स्टेजेस में ग्रो करता है। जैसे पहले होता है बर्थ, फिर होता है हैचिंग, फिर होती है ग्रोथ, फिर होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जैसे एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है, मैच्योर होने के बाद आप देखो कि धीरे धीरे लोग थोड़े ओल्ड होने जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब एजिंग। ठीक है, बुढ़ापा, ओल्ड होना, साइंस ऑफ ओल्ड। तो आप देखोगे आफ्टर 30s यूजुअली लोगों की थोड़ी झुर्रियां आने लग जाती है, व्रिंकल्स आने लग जाते हैं। सो दैट इज सेनेसेंस। देन आफ्टर द एज ऑफ 50s 60s दे स्टार्ट एजिंग, थोड़े ओल्ड हो जाते, झुक जाते, बोन्स कमजोर हो जाते हैं, इवेंचुअली दे डाई। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म, भले लाइफ स्पैन अलग होगा, टाइम पीरियड अलग होगा, बट हर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में इन स्टेजेस से गुजरता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ में। और इन स्टेजेस से गुजरते हुए वो क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरैक्ट करता है। कैसे इंटरैक्ट करता है? पहला होता है कॉम्पिटिशन। आप जब आपके क्लास में पढ़ाई करते हो, यू कॉम्पिटिटिंग विथ योर क्लासमेट्स। दूसरा होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों का बेनिफिट। ठीक है, हम टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस पढ़ेंगे, उसके लिए अलग से ये भी होगा, बट फिलहाल के लिए ऊपर ऊपर से मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ। म्यूचुअलिज्म मतलब जहाँ पे दोनों बेनिफिटेड होंगे। और एक होता है प्रिडेशन। प्रिडेशन मतलब एक जीतेगा, दूसरे की शिकार। ये टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस होते हैं। इतना आपको नहीं पढ़ना, फिलहाल आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे लोएस्ट स्टेज या बेसिक स्टेज होती है इंडिविजुअल। ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज मेक्स अ पॉपुलेशन। अभी वी आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को आप कैसे बढ़ा सकते हो? आइदर उस पॉपुलेशन में बर्थ रेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप पॉपुलेशन को कैसे कंसिडर करोगे? इमेजिन करो एक घर में 5 लोग हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन इज 5 इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, 5 इंसान उस घर में रहते हैं। आप उस पॉपुलेशन की साइज कैसे बढ़ाओगे? आइदर उस घर में कोई बेबी बॉर्न होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, या उस घर में बाहर से कोई लोग रहने आ जाएंगे। तो आइदर बाय बर्थ और बाय इमिग्रेशन पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीज। पॉपुलेशन की साइज कम कैसे होगी? आइदर उस घर में, मतलब उस पॉपुलेशन में किसी की डेथ हो गई, या फिर वहां के लोग घर को छोड़ के कहीं और रहने चले गए, एमिग्रेट हो गए। ठीक है,
तो पॉपुलेशन में चेंजेस कैसे आते हैं? बर्थ एंड इमिग्रेशन से या डेथ एंड एमिग्रेशन से। ठीक है, और चीजें क्या होती है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख सकती है? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब उनका एनवायरनमेंट। जैसे कि ऑर्गेनिज्म समझा, पॉपुलेशन समझा, अभी हमको याद रखना है OP। अभी हम जाएंगे C पे, होता है कम्युनिटी। जब अलग अलग स्पीशीज के पॉपुलेशन एक ही एरिया में साथ में रह के इंटरैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। जैसे अभी हम रहते हैं, मैंने आपको बताया, इंसान, पेड़ पौधे, एनिमल्स, बर्ड्स, अलग अलग स्पीशीज के जो पॉपुलेशन साथ में रह के एक ही एरिया में रह के इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो कम्युनिटी की साइज फिक्स नहीं होती कि ये इतना ही कम्युनिटी होगा, कोई भी कम्युनिटी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। बेसिकली 3 टाइप के बायोटिक कम्युनिटीज होते हैं जो आपको याद रखनी है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड डिकम्पोजर्स। कम्युनिटी बहुत छोटा है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना, जितना मैंने बोल्ड किया है उतना याद करो। ऑर्गेनिज्म देखा, पॉपुलेशन देखा, कम्युनिटी देखा, 6 में से 3 तो याद हो गए। कम्युनिटी के बाद हम जाएंगे इकोसिस्टम पे। क्या होता है? कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल एनवायरमेंट बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल्स विद देम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम कब होता है? ध्यान से सुनना। कम्युनिटी क्या थी? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग स्पीशीज के। जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम एक सिंगल पेड़ हो सकता है, उस पेड़ पे छोटे छोटे बर्ड्स रह सकते हैं, अलग अलग स्पीशीज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, एंड द ट्री इज द एनवायरमेंट। तो इकोसिस्टम कैन बी अ सिंगल ट्री और इट कैन बी एंटायर फॉरेस्ट। तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है? कम्युनिटीज, मतलब जो ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन थे, जब अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे, उस चीज को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो अभी तक हमने ऑर्गेनिज्म देखा, पॉपुलेशन देखा, कम्युनिटी देखा, इकोसिस्टम देखा। नाउ वी मूव ऑन टू बायोम। ठीक है, आपने कभी ये देखा है, बायोम के बारे में बताने से पहले, क्या आप जब जंगल में जाते हो, ठीक है, आपको बहुत सारे घने पेड़ पौधे दिखते हैं, फिर आप जैसे जैसे जंगल से बाहर आते हो, ट्रीज की डेंसिटी कम होके ग्रासलैंड ज्यादा दिखते हैं। फिर जैसे जैसे आप ग्रासलैंड वाले एरिया से बाहर आओगे, आपको दिखेगा कि वहां पे वेजिटेशन और चेंज हो गई और कुछ गांव घर आपको दिख जाएंगे। या फिर कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि अगर आप कोई रीजन चेंज करते हो, ठीक है, घाट्स के यहाँ पे अगर आप जाओगे आपको थोड़ा रेड सॉइल दिखेगा, कहीं और आप प्लेनर रीजन पे जाओगे आपको ब्लैक सॉइल दिखेगा, आपको कभी कभी सॉइल का चेंज दिख जाता है। या फिर कभी आपने ये देखा है कि आप जब किसी बर्फीले पहाड़ों पे जाते हो, ठीक है, बर्फीले पहाड़ या पहाड़ी इलाके में जाते हो, वहां के एनिमल्स की बॉडी पे बहुत ज्यादा फर होता है, बट वही अब नॉर्मल गर्मी वाली जगह पे होंगे, वहां पे एनिमल लाइफ थोड़ी अलग होती है। तो ऐसा पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, टेरेस्ट्रियल पार्ट, ठीक है, बायोम के बारे में जब हम बात करें, हम टेरेस्ट्रियल पार्ट को कंसिडर करें। टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर जो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि कहीं पे क्लाइमेट अलग हो सकता है, कहीं पे पेड़ पौधे अलग हो सकते हैं, एनिमल लाइफ अलग हो सकता है, सॉइल टाइप अलग हो सकता है, उसको हम बोलते हैं बायोम। ठीक है, कोई भी 2 बायोम एक जैसे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला, ये सिंपल वाला याद रखना, जंगल के बड़े बड़े पेड़ एक बायोम हो गया, जंगल के बाहर का ग्रासलैंड जो है वो अलग बायोम हो गया, क्योंकि वहां पे वेजिटेशन चेंज हो गया। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? ऑर्गेनिज्म, उसका ग्रुप पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन, कम्युनिटी, कम्युनिटी जब अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो इकोसिस्टम, वो अलग हो गया। इकोसिस्टम्स को थोड़ा साइड में रख दो। अभी हम देखेंगे अलग अलग एरिया के बायोस्फीयर्स, अलग अलग टेरेस्ट्रियल पार्ट, जहां पे आपको देख के पता चलता है अच्छा यहाँ पे पेड़ बदल गया, अच्छा यहाँ पे एनिमल्स बदल गए, यहाँ पे लाइफस्टाइल बदल गई, वो होता है बायोम। और कोई भी 2 बायोम एक जैसे नहीं होते। किसी भी बायोम की आप बाउंड्री कैसे डिटरमाइन करोगे? सपोज क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटी चेंज हो गई, तो उसको हम बोलते हैं कि अरे यहाँ पे बायोम बदल जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो बायोम को डिसाइड करता था, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फिर अभी हम देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बेसिकली बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ जहां पे लाइफ रहती है। ठीक है, जैसे आपने एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर पढ़ा था, इन तीनों स्फीयर्स के अंदर वाला पार्ट जहां पे एटमोस्फियर में लाइफ हो, हाइड्रोस्फीयर में लाइफ हो या जमीन पे लाइफ हो, जहां पे भी अर्थ पे आपको लाइफ दिखता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे दिया? अगर इमेजिन करो अर्थ एक सेब है, एक एप्पल है, तो अर्थ की जो स्किन है
दैट विल बी द बायोस्फीयर। ठीक है, ओके, तो एक क्विक रिविजन करते हैं। 6 लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। ठीक है, अगर यहां तक आपको क्लियर हो चुका है तो डोंट वरी, अभी हम आगे चलते हैं, हैबिटेट पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, हैबिटेट और एनवायरनमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। हैबिटेट एक ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, तो अर्थ में 4 टाइप के हैबिटेट्स हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, एस्चुरीन एंड ओशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने हवा नाम नहीं दिया है। द रीजन आई हैव नॉट गिवन द हैबिटेट इज एयर, क्योंकि हवा में उड़ने वाले पंछी भी कहीं ना कहीं जमीन पे उतरते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, एस्चुरीन। एस्चुरीन बेसिकली क्या होती है पता है, जहां पे रिवर समुद्र से जाके मिलता है, तो वहां पे उस जो पानी के कंपोनेंट्स होते हैं, यू गेट बोथ अ मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर, उसको बोलते हैं एस्चुरीज। तो एस्चुरीज में कुछ अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ओशन में अलग टाइप के रहते हैं, फ्रेश वाटर में अलग टाइप के रहते हैं, टेरेस्ट्रियल में अलग टाइप के रहते हैं। चलो एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछती हूँ, वी आर अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ हैबिटेट? 1 2 3 4। अब ये टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, एस्चुरीन की ओशन। अगर आपका आंसर टेरेस्ट्रियल है मतलब आपको समझ में आ रहा है, इफ नहीं तो फिर यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड थिंक अगेन। ठीक है, हैबिटेट समझ में आया? ओके, अभी हम बेसिकली बस टर्म्स देखने वाले। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज निश। निश बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर हैबिटेट किसी स्पीशीज का पता है तो निश ये बताता है कि वो स्पीशीज वहां पे क्या काम कर रहा है। मतलब कहीं पे भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वो अपने सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन के लिए क्या काम करता है वो आपको निश बताता है। ठीक है, निश वर्ड, और एक वर्ड मैं आपको बता देती हूँ, ये वर्ड एक्चुअली बिल्डर्स के द्वारा आजकल रियल एस्टेट में भी यूज किया जाता है। बालकनी के यहाँ पे जो ओपन एरिया होता है उसको निश बोलते हैं। ठीक है, बट वो हमें नहीं देखना, हम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू निश समझने की कोशिश करें। निश का मतलब होता है आप किसी हैबिटेट में आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, क्या रिलेशनशिप है आपका दूसरे स्पीशीज के साथ, कैसे उन रिसोर्सेज को यूज करोगे, उसको हम बोलेंगे निश। नो टू स्पीशीज इन द हैबिटेट कैन हैव द सेम निश। एग्जाम्पल दूंगी, डोंट वरी। दिस इज बिकॉज इफ टू स्पीशीज ऑक्यूपाई द सेम निश दे विल कॉम्पीट विथ ईच अदर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। सपोज हमारे पास अगर कोई एक बार्किंग ट्री फ्रॉग है, कोई हमारे पास एक फ्रॉग है, मेंढक है, उसका काम क्या होता है, वेटलैंड्स में रहना, उसका हैबिटेट है वेटलैंड्स में या वुडेड रीजन में रहना। आपको ये इसका बिहेवियर क्या दिखेगा कि हमेशा आपको पेड़ों के पास, यू विल ऑब्जर्व हिम कि इज अटैकिंग सम स्मॉल इंसेक्ट्स। ठीक है, वो स्मॉल इंसेक्ट्स खा रहा है एंड ही इज ईटन बाय बर्ड्स। उसका इम्पैक्ट एटमोस्फियर पे या इकोसिस्टम पे क्या है कि बर्ड्स का वो खाना है और वो इंसेक्ट्स को सराउंडिंग में कम कर रहा है, दैट इज हिज रोल। अगर उसी के कंपटीशन में एक दूसरा स्पीशीज वहां पे आ गया, who will eat small insects or who will be feeded by birds, तो अभी इन दोनों स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो गया। दे विल compete with each other unless and until दोनों में से कोई एक सरवाइव करेगा। इसके लिए बोला जाता है कि किसी भी हैबिटेट में no two species can have the same niche। अटैकिंग इंसेक्ट्स वो एक अकेला फ्रॉग ही करेगा, उसका ही ग्रुप करेगा और दूसरी स्पीशीज को अलाउ नहीं करेगा, तो उनके लिए फिर निश चेंज हो जाता है। इज दिस अंडरस्टूड? और डिटेल में थोड़ा आगे देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज वेजिटेशन ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको कभी कभी दिखेगा बहुत बड़े पेड़ होते हैं, शॉर्ट ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, बुशेस होते हैं, हर एक का अपना अलग हाइट होता है सनलाइट लेने के लिए। अगर सारे पेड़ एक हाइट के हो गए तो उसमें क्या हो जाएगा, नीचे वाले श्रब्स और हाइट प्लांट्स को कभी सनलाइट मिलेगा नहीं, देयर विल बी अ कंपटीशन, सो दे विल इवेंचुअली डाई ऑफ। ठीक है, सो वेरिंग हाइट के वजह से उनकी रिक्वायरमेंट्स मैच हो जाती है। टाइप्स ऑफ निश में आपको ऊपर से सिर्फ 4 निश याद रखने। एक होता है हैबिटेट निश, जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है, वहां पे कंपटीशन हो सकती है जगह के लिए। दूसरा आता है फूड निश, ये टाइप ऑफ खाने के लिए कंपटीशन हो सकती है। तीसरा होता है रिप्रोडक्टिव निश, टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन या टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होगा। और चौथा था फिजिकल एंड केमिकल निश, टेम्परेचर, लैंडस्केप, स्लोप, ये सारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कंपटीशन होगा। सो बेसिकली निश क्या होता है, वापस एक बार याद कर लो, इट इज नथिंग बट एक्टिविटीज या रिलेशनशिप ऑफ स्पीशीज, कि बेसिकली वो
कैसे उस हैबिटेट को यूज करे अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो हमने हैबिटेट देखा कि ऑर्गेनिज्म यूजुअली जहां रहता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। उस हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कैसे बिहेव करता है, उसको हम नेक्स्ट बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी विल स्टडी नेक्स्ट इज एडेप्टेशन। हर ऑर्गेनिज्म को जहां पे वो रहता है ही हैज टू अडेप्ट टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ यू आर लिविंग इन इंडिया, यू आर यूज टू दिस हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ एनवायरमेंट। अगर आपको मैंने पोलर रीजन भेज दिया रहने के लिए, आपको ठंडी लगेगी, यू विल नॉट बी एबल टू लीव देयर। इवेंचुअली अडेप्ट, धीरे धीरे आप थोड़ा सर्वाइव कर लोगे। सो एडेप्टेशन बेसिकली क्या होता है, द चेंजेस विच प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉलो टू सर्वाइव। अगर सपोज आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे उस एनवायरमेंट में, तो क्या होगा, इवेंचुअली इट विल लीड टू एक्सटिंक्शन, इट विल लीड टू डेथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो क्या क्या अडेप्टेशन यूजुअली हमको देखने मिलते हैं, देखो, शेप ऑफ बर्ड्स बीक। आप देखोगे सारी बर्ड्स की जो चोंच होती है सेम टाइप की नहीं होती, पैरेट की अलग होती है, ईगल की अलग होती है। ठीक है, द थिकनेस और थिननेस ऑफ फर। अगर वो बर्ड बर्फीली जगह पे तो हिज फर विल बी वेरी थिक, अगर बर्ड गर्मी वाली जगह पे तो थिन फर होगा क्योंकि उसको गर्मी से बचाना होगा। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड विंग्स इन बर्ड्स, एवरग्रीन एंड डेसिडियस नेचर ऑफ ट्रीज। अगर बहुत बारिश वाली जगहों पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो वो एवरग्रीन होंगे बिकॉज दे हैव अडेप्टेड टू दैट टाइप ऑफ एनवायरमेंट। अगर थोड़ी गर्मी वाली जगहों पे ट्रीज ग्रो कर रहे तो डेसिडस होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ, डेजर्ट्स में आपको कैक्टस पे थॉर्न्स क्यों दिखते, लीव्स क्यों नहीं दिखते? क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड के साइंस बुक में भी होता है कि लीव्स यूजुअली हैव अ टेंडेंसी टू लूज वाटर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो यूजुअली अगर देखोगे कोई भी ट्री होता है वो रूट्स से जमीन के अंदर का पानी एब्जॉर्ब करता है और शूट पे जो भी लीव्स होती है, जो भी पत्तियां होती है, वो पत्तियों के टिप से वो वाटर इवेपोरेट होकर सराउंडिंग में चला जाता है। तो आप मुझे बताओ, अगर सपोज जो भी प्लांट है वो ऐसी जगहों पे ग्रो कर रहा है जहां पे जमीन में ऑलरेडी बहुत कम पानी है, और उस कम पानी को अगर सपोज उस प्लांट के रूट्स ने एब्जॉर्ब किया और क्या पता चल गया कि प्लांट्स ने जो लीव्स थी उन लीव्स से वो पानी इवेपोरेट होके चला गया, सो इट इज अ लॉस फॉर द प्लांट टू सर्वाइव। तो इसके लिए गर्मी वाली जगहों पे, डेजर्ट वाली एरियाज में यूजुअली प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स ओनली, वो मॉडिफाई कर देते हैं अपने आप को, लीव्स की जगह पे उनको थॉर्न्स होते हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो पाए। So presence and absence of thorns on leaves and stems is again an example of adaptation. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं स्पीशीज क्या होती है। जैसे मैंने अभी तक इतनी बहुत बार स्पीशीज वर्ड यूज किया, ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिज्म अकेला था, पॉपुलेशन क्या था, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, ये मैंने आपको बताया था। तो स्पीशीज बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होता है पॉपुलेशन का जहां पे द मेंबर्स आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इट, ठीक है, आपस में ब्रीड कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्राइंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम इंसान कौन से स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, होमो सैपियंस। ठीक है, ओनली मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, आपको याद रखना है। स्पीशीज मैंने आपको बताया, अडेप्टेशन मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम जो चेंजेस करते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है वैरायटी। अभी आप देखोगे आपके क्लासमेट्स में भी या इंसानों में जो भी आप अराउंड देख रहे हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, कुछ थोड़े डार्क होते हैं, कलर ऑफ स्किन इज डिफरेंट। ठीक है, नाउ सपोज आई हैव माय सिस्टर, आई हैव अ एल्डर सिस्टर हु हैज गॉट कर्ली हेयर, आई हैव रिलेटिवली स्ट्रेट हेयर, तो हमारा टाइप ऑफ हेयर अलग है। ठीक है, कर्ली और स्ट्रेट, आई कलर अलग है, ब्लड ग्रुप लोगों के अलग अलग होते हैं। तो ये वेरिएशन विद इन द सेम स्पीशीज भी ऑब्जर्व किए जाते हैं। सिमिलरली आप देखोगे बहुत सारे लोगों के डॉग्स अलग अलग ब्रीड के होते हैं, कैट्स अलग अलग ब्रीड्स के होते हैं, आपको काउज अलग अलग ब्रीड के दिखेंगे। आजकल A2 मिल्क बड़ा फेमस होता है क्योंकि उनकी काउज अलग होती है, गिर गाय का दूध होता है वो। सो यू कैन सी देयर इज अ वेरिएशन इन बिटवीन स्पीशीज ऑल्सो। अभी हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इवोल्यूशन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड वॉलिस ने 1859 में एक नियो डार्विनिज्म करके एक टर्म दिया था। ठीक है, ये इतना आपको याद नहीं करना होता, बट क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ये सारी चीजें पढ़ने के लिए कहीं और जाना ना पड़े, इसके लिए इंफॉर्मेशन यहीं पे दी गई है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, इवोल्यूशन में देखो कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे दिए, इतने डिटेल में अभी आपको ये फीचर्स नहीं पढ़ने, उसके लिए हम अलग एक
वीडियो रहेगा जब हमारा टॉपिक आएगा, बट रिलेटिवली मैं नहीं चाहती थी कि आधा इंफॉर्मेशन यही हो, इसके लिए ऊपर ऊपर से अभी फीचर्स को देखेंगे। इवोल्यूशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, इवेंचुअली उन ऑर्गेनिजम्स में आपको वेरिएशन दिखता है, ठीक है। जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें आपको वेरिएशन दिखता है। तो वेरिएशंस कैसे दिखेंगे कि फॉर एग्जांपल आई मे नॉट रिसेंबल एग्जैक्टली सेम लाइक माय पेरेंट्स, बट मेरे पास कुछ अपने फादर की क्वालिटीज हो सकती है, कुछ अपनी मदर की क्वालिटीज हो सकती है, किसके वजह से, डीएनए के वजह से। सो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कॉपिंग ऑफ डीएनए बट इज अ चेंज इन लिटिल पैटर्न, थोड़ा चेंज हो जाता है। मियोसिस, सेकेंड नंबर पॉइंट में मियोसिस का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो किसी भी इंसान में ना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो रिप्रोडक्शन के पहले उसके सेल्स अपने आप को रिड्यूस करके 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम वन पर्सन एंड 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम अनदर पर्सन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म। तो फर्टिलाइजेशन के पहले मियोसिस क्या करते हैं, 46 क्रोमोसोम्स की प्रॉपर्टी को 23 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली बायोलॉजिकल टर्म से इतना डिटेल में आपको कोई नहीं पूछने वाला, बट मैं नहीं चाहती थी कि आपको कुछ आधा नॉलेज हो, ठीक है। तो इसके लिए पेरेंट्स से आधी प्रॉपर्टीज 50% डीएनए फ्रॉम फादर, 50% डीएनए फ्रॉम मदर फ्यूज करके जो ऑफस्प्रिंग में आता है, तो यू फाइंड वेरिएशन, इसको बोलते हैं इवोल्यूशन होना, ठीक है। ये नेचुरली होता है, जीन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड जीन्स आर रिप्रोड्यूस मोर इन द पॉपुलेशन ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम जो भी फ्यूचर ऑफस्प्रिंग होगा उसकी आंखें इसी इंसान की तरह होनी चाहिए, उसका कलर उसी तरह होना चाहिए, इट्स अ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, 2 साल, आई थिंक 1.5 year बैक बिफोर दिस कोरोना सिचुएशन के, ऐसे था कि हम जीन्स को भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। सो इवोल्यूशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी भी चेंज को अडेप्ट करना और स्पीशीज में वैरायटी लाना। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लो। आगे हम देखेंगे स्पीसीएशन। स्पीशीएशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम नए स्पीशीज बना सकते हैं। नए स्पीशीज कैसे बनते हैं, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ एरिया के रहने वाले लोग रिलेटिवली हाइट में बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ एरिया के लोगों की हाइट थोड़ी अलग होती है, ठीक है। कहीं पे रहने वाले लोगों के फिजिकल फीचर्स थोड़े अलग होते हैं। ये क्यों होता रहता है, इसका मतलब यहाँ पे कि वहां पे कोई एक ऐसा जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ था या फिर ऐसा कोई एक बैरियर हुआ था कि वो स्पीशीज, सपोज चाहे वो एक पहाड़ हो सकता है, पानी हो सकता है, ओशन हो सकता है, अगर आप एक इंसान को एक किसी अलग ज्योग्राफिकल एरिया में भेज दो और वहां पे अडेप्ट होने के लिए उसने कुछ बॉडी में चेंजेस लाए, इस बॉडी इवेंचुअली बिकेम अडेप्टेड, तो उसको जो होने वाले ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे वो भी उस एडेप्टेशन को फॉलो करके प्रोड्यूस हो जाएंगे। उस चीज को हम बोलते हैं स्पीसीएशन। तो स्पीशीएशन को अकर करने के लिए एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या इकोलॉजिकल आइसोलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन अभी आप मुझे बताओ, सपोज दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड कर ही नहीं पाए, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से फ्यूचर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। रीजन क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के, जब जो डिफरेंट पॉपुलेशंस होते हैं वो सेक्सुअली रिसेप्टिव होते हैं एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, तो ऑब्वियसली अगर वो अलग अलग टाइम पे सेक्सुअली रिसेप्टिव है तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट इंटरब्रीड अमंग्स देमसेल्फ, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। या फिर अगर सपोज दो अलग अलग स्पीशीज है, दो अलग अलग पॉपुलेशन, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि दे विल नॉट हैव दैट फीलिंग्स, तो वापस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कभी कभी पॉलिनेशन भी फेल होता है, अगर एक फ्लावर, एक टाइप के फ्लावर को दूसरे टाइप के फ्लावर के साथ फ्यूज करने की कोशिश करो, समटाइम्स इट्स अ फेलियर ऑल्सो, क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली प्रिवेंटेड, क्यों प्रिवेंट किया जाता है, व्हाई डू नॉट वी क्रॉस फर्टिलाइज बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स मैच नहीं करते, ठीक है। तो इवोल्यूशन करने के लिए ध्यान से देखना, इवोल्यूशन के बाद स्पीशिएशन होता है, बट स्पीशिएशन यूजुअली कब पॉसिबल होता है, जब वो ज्योग्राफिक स्पीशिएशन होता है या टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी की वजह से होने वाला स्पीशिएशन होगा। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई टेल यू, सपोज देयर इज अ पर्सन ए, आप उस पर्सन ए को एक बर्फीली जगह पे रहने के लिए भेज दो। पहले उस पर्सन ए को सपोज तकलीफ हो सकती है, बट इवेंचुअली एडजस्ट टू दैट कोल्ड एरिया। तो पर्सन ए को बाद में, इफ ही इज हैविंग अ पार्टनर इन दैट कोल्ड एरिया ऑफ सेम स्पीशीज, दोनों वो ए और बी जो भी दो इंसान है, इफ दे आर एबल टू एडजस्ट विद द कोल्ड वेदर ऑफ दैट एरिया, तो उनको आगे जाने वाले जो बच्चे होंगे वो बच्चे भी उस कोल्ड वेदर को अब आराम से अडेप्ट कर पाएंगे। सो दैट विल लीड टू अ न्यू टाइप ऑफ
स्पीशिएशन, ठीक है। बट ये यूजुअली कब पॉसिबल नहीं होता, जब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, जब दो अलग अलग पॉपुलेशंस को आप सेक्सुअली इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो, तो तब ये पॉसिबल नहीं होता। फिलहाल के लिए हम बस बेसिक समझ रहे, कहीं पे आपको कुछ भी याद नहीं करना। टुडे वी रीच द लास्ट टॉपिक, जो 12th टॉपिक था, एक्सटिंक्शन। देखो, जब से लाइफ इवॉल्व हुई है अर्थ पे, बहुत सारे नए स्पीशीज आए हैं, अडेप्ट भी हुए, बट बहुत सारे पुराने स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हुए। क्या आपको अभी डायनासोर्स दिखते हैं? क्या किसी के बैकयार्ड में, किसी के घर पे पेट डायनासोर है? नहीं। द प्राइमरी रीजन ये है एक्सटिंक्शन के लिए कि आइदर एनवायरमेंट चेंज हुआ होगा या बायोलॉजिकल कंपटीशन हुआ होगा। जो कोई स्पीशीज इस कंपटीशन को कोप अप नहीं कर पाते या एनवायरमेंट के साथ होने वाले चेंजेस को कोप अप नहीं कर पाते, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ऊपर से इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि आगे चल के हम एक रेड बुक करके एक पार्ट पढ़ेंगे एनवायरमेंट में, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से स्पीशीज एंडेंजर्ड है, कौन कौन से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कौन कौन से वल्नरेबल है, और हमको क्या मेजर्स लेने चाहिए उनको बचाने के लिए। ये एक्चुअली पॉइंट है जो एग्जाम से आपको पूछा जाता है। यहाँ पे मैं आपको बस आज के इसमें मीनिंग बता रही हूँ कि एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है, कि स्पीशीज कम्स टू एन एंड, उसके बाद उस टाइप का आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। पॉल्यूशन हैज किल्ड मेनी एक्वेटिक स्पीशीज, ठीक है, ये आज का कंसर्न भी है। नेक्स्ट क्लास हम क्या टॉपिक कवर करेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का कंपैरिजन, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, सेरल एंड क्लाइमेक्स, बायोटिक इंटरैक्शंस, और लास्ट टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है। आज की वीडियो में अगर कुछ भी किसी को कहीं पे भी डाउट होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी एंड क्रैक। थैंक यू सो मच।